गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर थर्ड आज हम चैप्टर थर्ड इक्वलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज इक्वलिटी? देखो, इक्वलिटी की जब हम बात कर रहे थे, तो इक्वलिटी के बारे में हम अनइक्वलिटी को पढ़ चुके थे। अनइक्वलिटी के बाद हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से इसको पार्ट्स किए गए हैं। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ने के बाद हमने सोशल फ्रीडम, राइट्स, इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है, वो है थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी के जो थ्री डायमेंशंस हैं, थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी के जो थ्री डायमेंशंस हैं, जिनके ऊपर ये इक्वलिटी चल रहा है, जिनके बेस पर इक्वलिटी चल रहा है, उन पर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस होते क्या हैं, किस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं आपको इन डायमेंशंस को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। वो एग्जांपल क्या होगा? देखो, कि सबसे पहले ये समझो कि डायमेंशंस होते क्या हैं, डायमेंशंस किसे कहते हैं। देखो, डायमेंशंस को समझाने के लिए मैंने कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास एक घर है, एक हाउस है आपके पास। अब इस हाउस के 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या है? मेन डोर है इसके। ये हाउस जो है, इस हाउस के मेन डोर है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या हो गए? ये इस हाउस के डायमेंशंस हो गए। ये इस हाउस के डायमेंशंस हो गए। डायमेंशंस मतलब हम इस हाउस में इस गेट से भी एंटर कर सकते हैं, इस गेट से भी एंटर कर सकते हैं, इस गेट से भी एंटर कर सकते हैं, और इस गेट से भी एंटर कर सकते हैं। इसको हमने क्या कह दिया? डायमेंशंस। ऐसे ही पॉलिटिकल थ्योरी में हम जब डायमेंशंस को पढ़ते हैं तो इक्वलिटी के हमारे सामने थ्री डायमेंशंस आते हैं, और उन थ्री डायमेंशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। एक्चुअली आपको पता है कि मैं प्रिंसिपल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के। तो प्रिंसिपल्स क्या है? सारे के सारे प्रिंसिपल जो है वो प्रैक्टिकली हैं। आपको एक एक प्रिंसिपल, जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, एक एक प्रिंसिपल आपको आपकी लाइफ में, आपकी सेल्फ लाइफ में वो आपके सामने आता जाएगा। मैंने आपको पिछले जो भी डायमेंशंस पढ़ाए, पिछले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए, वो भी सारे रियल लाइफ से जुड़े हुए थे, वो भी सारे हमारी लाइफ से क्या थे? कनेक्टेड थे, हमारी लाइफ से जुड़े हुए थे। देखो, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो डायमेंशंस है इक्वालिटी का, वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इसका पहला डायमेंशन है, मतलब पहला इसका जो गेट है इक्वालिटी का, वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। पॉलिटिकल इक्वालिटी को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो होती है हमारे पास, पॉलिटिकल इक्वालिटी में राइट टू वोट होता है, हम इलेक्शन में लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, है ना। हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जैसी चीजें होती हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी कहलाता है। समीर गुर्जर, हु आर यू बेटा? समीर गुर्जर, मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा आपको। फ्री फायर की फोटो लगा रखी है। Yes, sir. ओके। सर अपने स्कूल में नहीं है सर, अपने स्कूल मैंने में कुछ नहीं है सर। मैंने रिमूव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हो गया ना? चला। यस सर। हाँ, तो मैंने पहले आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में, कुछ चीजें बताई थी, जैसे राइट टू वोट हो गया,
राइट टू वोट के बारे में बताया था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया था, आपको इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं तो आपको उनमें पार्टिसिपेशन करने का राइट होता है। उन सब चीज से बिल्कुल अलग हटकर आज हम डायमेंशंस की बात करेंगे कि प्रॉपरली इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, प्रॉपरली इसके डायमेंशंस हम अपनी लाइफ में किस तरीके से एंजॉय करते हैं, हम अपनी लाइफ में किस तरीके से क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप, इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप इसका पहला डायमेंशन है। इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, देखो इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं इंडिया का, मैं एग्जांपल दूं इंडिया का, मैं एग्जांपल दूं यूएसए का, मैं एग्जांपल दूं स्विस का, ठीक है, या मैं एग्जांपल दूं आपका यूके का, ठीक है, ये आपके पास अलग अलग एग्जांपल हो गए। देखो इंडिया की मैं बात करूं 1.35 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, 28 स्टेट हैं, 9 टेरिटरी हैं, 52 स्टेट हैं यूएसए में। यहीं अगर हम बात करें इसकी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में। यूके की बात करें तो यहाँ पर इसकी अपनी अलग कैरेक्टर्स, अपनी अलग विशेषता हैं, अपनी अलग विशेषताएं, अपनी अलग कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो इंडिया में भले ही 28 स्टेट हैं, भले ही यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज अलग अलग चीजें हैं, डाइवर्सिटीज भले ही है यहाँ पर, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। कौन सी सिटीजनशिप, कौन सी सिटीजनशिप सक्षम, सक्षम सिंगल सिटीजनशिप, हाँ, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि इंडिया में रहने वाला किसी भी स्टेट का पर्सन, किसी भी स्टेट का पर्सन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पर्सन, किसी भी रीजन का पर्सन, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, कैसे भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कहाँ का पर्सन है, इंडिया का पर्सन है, उसको कौन सी सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई गई है। उसको कौन सी सिंगल सिटीजनशिप। ऐसे ही अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप चलती है। डबल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि यूएसए का जो सिटीजन है, यूएसए का जो पीपल है, वो सबसे पहले अपने स्टेट्स का सिटीजन है, वो अपने स्टेट्स का सिटीजन है, उसके बाद वो अपनी कंट्री का सिटीजन है। इसीलिए यूएसए में डबल सिटीजनशिप चलती है। स्विट्जरलैंड में हम देखें तो यहाँ पर आई थिंक ट्रिपल सिटीजनशिप चलती है ना। और हम यूके की बात करें तो यहाँ पर भी डबल सिटीजनशिप, इसका मुझे कंफर्म नहीं है यूके का कि यहाँ पर डबल चलती है या सिंगल चलती है। लेकिन हमारे इंडिया की जब हम बात करें तो इंडिया में जो इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप मतलब इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया का हर एक सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सिंगल सिटीजनशिप, आगे लिख लेंगे सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अगर दूसरे डायमेंशंस की ओर बढ़ते हैं, इसका दूसरा डायमेंशन क्या है, दूसरा डायमेंशन इसको कैसे बताता है, शो करता है। तो दूसरा डायमेंशन इसका क्या है, दूसरा डायमेंशन है राइट टू वोट। देखो राइट टू वोट की हम बात करते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है, छोटा बोर्ड है। देखो राइट टू वोट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर पहले वोट देने का जो राइट था 1952 से लेकर 1989 तक, जो राइट टू वोट देने का राइट था उसकी ईयर थी 21 ईयर। 21 ईयर का जो मैन वुमेन जो भी अडल्ट होता था, वो अगर वो 20 ईयर का है तो वो उसके पास राइट टू वोट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये 21 ईयर यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कब हटाया, 61 अमाइंडमेंट 61 और डेट 1989। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। और इसको 28 ईयर से कम करके कितना कर दिया गया, इसको 18 ईयर कर दिया गया, इसको 18 ईयर कर दिया गया। मतलब 18 ईयर की हम बात करें तो 18 साल का नागरिक 18 साल आप वोट दे सकता है, उसको राइट टू वोट है। अगर आप 18 ईयर के हैं तो आप वोट देने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डायमेंशंस है। कौन सा डायमेंशंस है,
ये आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी का डायमेंशन है। अब डायमेंशन नंबर 3 की बात करते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी डायमेंशन नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखो हम इंडिया कंट्री की बात कर रहे हैं, नॉट अदर। जब हम इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया कंट्री का मतलब क्या है? देखो इंडिया कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, जब हम इंडिया कंट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया कंट्री का मतलब है कि यहाँ पर जो राइट्स होंगे उनकी बात की जाएगी। अब यहाँ पर जो राइट्स है, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू फ्रीडम के अंदर एक राइट आता है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या नाम है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार की इक्वलिटी है, ये भी एक प्रकार की इक्वलिटी है। जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं, कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं? इंडियन राइट्स की बात कर रहे हैं। और इंडिया में कौन सी फॉर्म चलती है गवर्नमेंट की? डेमोक्रेसी। कौन सी चलती है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी चलती है। तो डेमोक्रेसी में जब तक ये फ्रीडम नहीं होगी, कौन सी फ्रीडम? राइट टू एक्सप्रेशन, ये इक्वलिटी नहीं होगी राइट टू एक्सप्रेशन, तब तक वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जा सकती। कैसे नहीं मानी जा सकती? क्योंकि देखो हर एक पर्सन को 1.35 करोड़ लोग पीपुल है इंडिया में, तो उन हर एक को ये इक्वलिटी, ये राइट्स है कि वो अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपने व्यू को बता सकते हैं, वो अपने व्यू को क्या कर सकते हैं? दूसरों के सामने रख सकते हैं, पोइम के थ्रू, वो कोई स्टोरी के थ्रू, वो डायरेक्टली, चाहे वो डिबेट के थ्रू, वो किसी भी तरीके से अपने व्यू को दूसरों के सामने क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन जो व्यू होंगे, जो व्यू आप दूसरों के सामने रखेंगे वो लीगल होंगे, वो पॉइंट्स जुड़े होंगे, रिलेटेड होंगे उस पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी में या हम करें गवर्नमेंट में कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है, कोई रूलर आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको पर्टिकुलरली अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेशन क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेशन कहता है कि आपको अपने व्यू रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके लिए आप अपने को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका डायमेंशंस कहता है पॉलिटिकल इक्वलिटी का डायमेंशंस नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का क्या है? राइट है, इक्वलिटी है। अगले हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ बिलीफ। फ्रीडम ऑफ बिलीफ का क्या मतलब होता है? देखो फ्रीडम ऑफ बिलीफ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी फ्रीडम होती है जो हमारी सेल्फ खुद की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वो फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड नहीं कराती हो, गवर्नमेंट वो फ्रीडम हमें प्रोवाइड है, गवर्नमेंट प्रॉपरली वो फ्रीडम हमें प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वो फ्रीडम हमें प्रोवाइड नहीं कराती हो, गवर्नमेंट वो फ्रीडम हमें प्रोवाइड कराती है और उस फ्रीडम को हम एक्सटेंड भी करते हैं। उसको हम कहते हैं फ्रीडम टू लाइफ। वो हमारी लाइफ से, हमारे डेवलपमेंट से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी का डायमेंशंस का, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन फादर हैं और उनके 3 बच्चे हैं, और उनके 3 बच्चे हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं? बड़े पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो उनका बहुत ज्यादा प्यारा है, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रहे हैं। वो 2 बच्चों की अपेक्षा बड़े बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रहे हैं, बंगला दे दिया, ऑफिस में एक अलग से उनका ऑफिस खुलवा दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी उनको ज्यादा दे रहे हैं। जबकि अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तीनों बच्चों को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। अब आते हैं हम इंडिया पे। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ इंडिया पर आता है। 1.35 जो करोड़ लोग हैं इंडिया में, गवर्नमेंट उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है अकॉर्डिंग टू और फील्ड, उन अनुसार।
जो भी फील्ड उनका, जो भी सेक्टर है उनका, जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उस फील्ड के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। उस फील्ड में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, उस फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वो इक्वलिटी जो होगी वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी जो होगी वो इक्वल होगी। जैसे मैं बात करूं लेबर क्लास की, तो लेबर क्लास के लिए 8 घंटे से 6 घंटे कर दिया तो किसी एक के लिए नहीं होगा, वो सभी लेबर क्लास के लिए होगा। उनकी है वो 500 से बढ़ाकर 100 कर दिया, है ना, ये सॉरी 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया, तो ये भी अपॉर्चुनिटी सभी लेबर क्लास के लिए कही जाएगी। क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा है कंट्री, कंट्री गिव इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, कंट्री गिव इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन्स। आई एम रॉन्ग या राइट? सक्षम, आई एम रॉन्ग या राइट? सर क्या बोला आपने? मैंने पूछा जो हमारा लास्ट डायमेंशन है, हमारा जो लास्ट डायमेंशन है पॉलिटिकल इक्वलिटी, उसका जो है राइट टू कंट्री गिव इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन। तो आई एम राइट, अबे आई एम राइट या रॉन्ग? राइट। कैसे? सर हमें अबे सब वीडियो राइट्स विजुअल करो। दिए गए। राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो ना, इक्वल, इस वर्ड को यूज कर सकते हो ना, जो इक्वल वर्ड दे रखा है आपके सामने, इस वर्ड को यूज कर सकते हो। कंट्री, कौन सी कंट्री? इंडिया। इंडिया गिव इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो इंडिया है, यानी कि हमारी जो कंट्री है, वो सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, रीजन का हो, किसी भी कलर का हो, कोई जेंडर हो, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए गए। फंडामेंटल जो राइट्स हैं, आप सभी अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। जितने भी राइट्स हैं वो फंडामेंटल, जितने भी राइट्स हैं वो सबको इक्वल प्रोवाइड कराए गए, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वलिटी। डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, द फर्स्ट डायमेंशंस पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? क्लियर है ये? मैं आगे बढ़ू? लेट्स क्लियर। सक्षम, विनय, अभय परमार, अभय, ऑल क्लियर है बेटा? अभय? यस सर। ओके, सोशल। अब हमारा जो दूसरा डायमेंशन है, दूसरे डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो हमारा जो दूसरा डायमेंशन है वो है सोशल इक्वलिटी। पहला हमने पढ़ा पॉलिटिकल इक्वलिटी, डायमेंशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पढ़ा हमने सोशल इक्वलिटी, डायमेंशन नंबर सेकंड। अब मुझे सक्षम बताएगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। सक्षम बताएगा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? आवाज नहीं आ रही सक्षम। इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। पहला डायमेंशन क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी के कितने पॉइंट्स हैं? 6। 6 पॉइंट्स साले क्लियर हैं? यस सर। इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कंट्री गिव इक्वल राइट्स टू ऑल सिटी। देखो सेकंड हमारा डायमेंशन कौन सा है? सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी। देखो सोशल इक्वलिटी को समझने से पहले थोड़ी सी चीजों को हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बातों की हम चर्चा कर लेते हैं सोशल इक्वलिटी को समझने से पहले, कि ये सोशल इक्वलिटी किस तरीके से क्या करती है, वर्क करती है। सोशल इक्वलिटी की हम बात करेंगे तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे सोशल इक्वलिटी पर, कि सोशल इक्वलिटी किस तरीके से क्या करती है, वर्क करती है। देखो सोशल इक्वलिटी क्या है, सबसे पहले हम सोशल इक्वलिटी को समझने के लिए सोशल को समझेंगे। सोशल इक्वलिटी को सबसे पहले समझने के लिए कि सोशल को समझेंगे, सोसाइटी को समझेंगे। देखो मान लो कि दैट इज सोसाइटी। अब सोसाइटी के कोई एक पार्ट तो होता नहीं है, सोसाइटी के कई पार्ट होते हैं।
कई पार्टों से मिलकर सोसाइटी बनती है। अब वो पार्ट क्या होते हैं, जैसे रिलीजन, कास्ट, रीजन, कलर, कास्ट, रिलीजन, एंड मोर। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर एक सोसाइटी बनती है। अब उस सोसाइटी में अगर हम रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, रीजन को लेकर, कलर को लेकर, या मैं इसमें एक और जोड़ दूं जेंडर, एक और जेंडर, जेंडर को लेकर जब कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, जेंडर को लेकर जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा किसी भी साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो पर्टिकुलर वो मेंबर होना चाहिए सोसाइटी का। अगर इस कंडीशन को लेकर उसके साथ में कोई क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा, वो डिस्क्रिमिनेशन गलत होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। इसीलिए हम इक्वलिटी में जो डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, उस डायमेंशंस में हमने दूसरा डायमेंशन जो डाला है वो डाला है सोशल इक्वलिटी, मतलब सामाजिक इक्वलिटी, सामाजिक समानता। अब सामाजिक इक्वलिटी की जब हम बात करेंगे तो सामाजिक इक्वलिटी में क्या क्या आता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक इक्वलिटी का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। Political equality is the part of social equality, the part of dimensions of social equality. What it means that, so political equality means जो हमने अभी अभी पॉलिटिकल इक्वलिटी के डायमेंशंस में पढ़ा, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब जो मेंबर के इस सोसाइटी का है, उस सोसाइटी के मेंबर के पास में इस पॉलिटिकल इक्वलिटी का होना जरूरी है। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है राइट टू वोट, पॉलिटिकल इक्वलिटी है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल इक्वलिटी है फ्रीडम टू बिलीव, एजुकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसके बाद हम बात करें कंट्री गिव इक्वल राइट। तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल इक्वलिटी है जो एक सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स को पास होनी चाहिए। एक सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स के पास ये इक्वलिटी कंपलसरी रहनी चाहिए। उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसके पास उनको यूज करने का अधिकार होना चाहिए, उनके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अपॉर्चुनिटी को लेने का उनको राइट होना चाहिए। क्लियर, उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको हम, पॉलिटिकल इक्वलिटी, जो किसका डायमेंशन है, सोशल इक्वलिटी का डायमेंशन है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं सोशल इक्वलिटी के दूसरे डायमेंशंस को पढ़ते हैं। तो दूसरा डायमेंशन है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ दूसरा डायमेंशन है इसका। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो दूसरा डायमेंशन है वो इस चीज को शो करता है, वो इस चीज का है कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर से हो, कोई भी हो, चाहे वो भले एक डाइवर्सिटी में बटा हुआ हो, लेकिन जो लॉ है, जो लॉ है वो सबके लिए क्या है, इक्वल है। जो कानून है इंडिया का, जो इंडिया के कानून जो बनाया गया है वो सबके लिए क्या है, इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब हर एक पर्सन के लिए कानून क्या है, समानता है, कानून की समानता होना। कौन सा डायमेंशन, सोशल इक्वलिटी का डायमेंशन, जिसका सेकंड नंबर इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। आप सभी लॉ के समक्ष जो है वो समान है, आप लॉ से अलग नहीं है, चाहे आप किसी भी रिच हो, पुअर हो, ओल्ड हो, वुमेन हो, सबके लिए क्या है, दैट्स इक्वल। इसीलिए इसको जोड़ा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट इज सेकंड डायमेंशन ऑफ सोशल इक्वलिटी। हम बात करते हैं थर्ड बात करते हैं। तो इक्वलिटी require that people belong different group, people belong different group and community, people belong different group and community, minorities that effect of social and economic inequalities। कहने का क्या मतलब है, जो सेकंड डायमेंशन का मतलब है कि पीपुल भले ही अलग अलग कम्युनिटी से हो,
पीपुल भले ही अलग अलग जाति से हो, रिलीजन से हो, लेकिन उनके लिए जो कंडीशंस होने चाहिए, उनके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, उनके ऊपर जो इफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो इक्वल होना चाहिए। उनके लिए इक्वल कंडीशंस, उनके लिए इक्वल पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो। स्पेशली अगर हम बात करें रिच और पुअर की, स्पेशली हम रिच और पुअर को देखें तो यहाँ पर ये चीज क्या है, थोड़ी सी ब्रॉड लेवल पर मिलती है। ये चीज यहाँ पर ब्रॉड लेवल पर दिखाई देती है, तो उसको हमें क्या करना है, खत्म करना है, उसको हमें बढ़ाना है, खत्म करके उसको हमें बढ़ाना है कि इकोनॉमिक और सोशल जो लाइफ क्या है खराब है, उसको हमें इंक्रीज करना है, उसको हमें डिक्रीज नहीं करना। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है अपॉर्चुनिटीज ऑफ गुड्स, और लास्ट हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड्स ऑफ, लास्ट हमारा है अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड इक्विलेशन। देखो अगर हम बात करें गुड्स की, अपॉर्चुनिटी गुड्स इक्विलेशन मतलब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देखो आपको पता होगा कि इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली की जो नीड्स होती हैं, कंपलसरी नीड्स की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, या हम खाने पीने चीजों की बात करते हैं, तो वो उनकी क्या होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। और उन बेसिक नीड्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बेसिक नीड्स को बताने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इक्विलेशन देना चाहिए। थर्ड लास्ट में इसकी बात करूंगा मिनिमम बेसिस। सोशल जो डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन सोशल इक्वलिटी, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है सोशल वेजेस। सोशल वेजेस की हम बात करते हैं तो सोशल वेजेस क्या है, सोशल वेजेस किसे कहते हैं। देखो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, इधर से इरेज कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, लिख लिया आपने, लिख रहे हैं, लिख लिया, लिख रहे हैं सर। आप लिख रहे, आप इसको लिख लो, मैं जब तक सोशल उसको समझा देता हूँ, सोशल बेसिस को समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसको उतार लेना, ठीक है। जो समझ में नहीं आया उसको, मुझे मिनिमम बेसिस की बात कर रहे हैं। देखो मिनिमम बेसिस का मतलब क्या है कि एक तरफ एक फैक्ट्री में मैन, वुमेन एंड मैन दोनों का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन मैन काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अदर पर्सन भी काम कर रहे हैं, अदर पर्सन भी काम कर रहे हैं। तो इन अदर पर्सन को जो बेसिस मिल रही है वो 200 रुपीज मिल रही है पर 8 आवर, और जो अदर मैन और वुमेन है बेचारे, उनको 8 आवर के 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पहला तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। दूसरा मिनिमम बेसिस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि लेबर की जो मिनिमम बेसिस होगी वो 8 आवर के 500 रुपीज हो, इसको कहते हैं मिनिमम बेस, जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ऐसी कंडीशन में ये जो मिनिमम बेसिस है यहाँ पर क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो जो लेबर वर्क कर रहा है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, कास्ट से हो, रिलीजन से हो, कलर कैसा भी हो, जेंडर कैसा भी हो, उसको मिनिमम बेस मिलनी चाहिए। मतलब 8 आवर काम कर रहा है तो उसको 500 रुपीज मिलने चाहिए, उसको कहते हैं मिनिमम बेस। तो ये लास्ट क्या थी, लास्ट पॉइंट था सोशल इक्वलिटी का। अब आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इकोनॉमिक जो तीसरा डायमेंशन है हमारा, उस तीसरे डायमेंशन को मैं पढ़ाऊंगा, और जो तीसरा डायमेंशन है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी। इक्वलिटी तीसरा डायमेंशन जो है हमारा, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो देखो इकोनॉमिक इक्वलिटी का क्या मतलब है, इकोनॉमिक देखो जहां जिस तरीके से सोशल इक्वलिटी पॉलिटिकल इक्वलिटी की डायमेंशन से जुड़ी हुई थी, ऐसे ही इकोनॉमिक इक्वलिटी सोशल इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी डायमेंशन से क्या है, रिलेटेड है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर लें तो पहले मैं बेसिस बता रहा हूँ, जब इसके पॉइंट्स आएंगे तो मैं इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा, बेसिस समझ लो। बेसिस क्या है इसका, देखो जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बात आएगी मनी की, मनी मतलब पैसा।
अब जब ये पैसा आएगा तो पैसा आएगा और जाएगा, आएगा, इनकम भी होगी। इनकम के अलावा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम भी होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा, मतलब खर्चा भी होगा और इनकम भी होगी। अब ये जो मनी आपको बताता है, ये आपको साइकिल के थ्रू बताता है। ये साइकिल मैं आपको पहले भी बताई थी और ये साइकिल मैं आपको वापस भी बता रहा हूँ। देखो, जब मैं इस साइकिल की बात करता हूं तो मान लो दिस इज इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है और ये है लेबर। लेबर इसको क्या देगा, इस इंडस्ट्री को क्या देगा, काम। क्या देगा इंडस्ट्री, काम सकते हैं वो, श्रम देगा, मेहनत करेगा। इसके बदले इंडस्ट्रीज को क्या देगी, पैसा। ये लेबर की क्या हुई, इनकम। इंडस्ट्री का ये क्या हुआ, इंडस्ट्री का ये क्या हुआ, ये हुआ उसका श्रम, ये उसका श्रम हुआ जो उसने उससे लिया। अब यहाँ पर जो शूज बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, पेन बन रहे हैं, अब पेन की नीड्स किसकी हो गई, लेबर की, ठीक है। तो लेबर ने पेन लिया और पेन के बदले क्या दिया, पैसा। तो पैसा इंडस्ट्री के पास ही आ गया, श्रम वहीं की वहीं रहा, पैसे वाले कौन हुए, इंडस्ट्री हुए, गरीब कौन हुए, गरीब लोग हुए। तो ये इसकी वजह से ये जो लेबल है और रिच और पुअर का वो बढ़ता जा रहा है। कार्ल मार्क्स इस चीज को बहुत अच्छे से बताता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में आपको लास्ट चैप्टर में बताया ही था। कार्ल मार्क्स, गांधी, भीमराव अम्बेडकर, है ना, और भी कुछ थिंकर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी को पॉइंट्स बाय लिखते थे, पॉइंट्स को क्या कर लें, दैट्स क्लियर। क्या वो बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी करो फास्ट।